बूथ पर रखने के लिए उनको आदमी भी नहीं मिल रहे हैं। बूथ पर रखने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं चिराग पासवान को। भले वो लोकप्रियता उनकी बहुत हो, मगर अपने जहाँ वो क्षेत्र बदल के गए, हाजीपुर से उनका कोई बहुत नाता रिश्ता था नहीं। वो सीट रही उनके चाचा के पास। सारे कार्यकर्ता और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो सब उनके साथ जुड़े हुए थे, और उनको वो अपने साथ नहीं जोड़ पाए चिराग। तो उनके पास वहाँ कार्यकर्ताओं का अभाव दिख रहा है। चाचा के पास जाते, चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते, कहते कि सब सिकवा गिला जो हुआ भूल जाइए और चलिए हमको आशीर्वाद दीजिए, हाजीपुर हमारे साथ चलिए। और पशुपति पारस वहाँ पहुँच जाते तो समा कुछ और होता, मगर वो एक सुनहरा मौका चिराग पासवान चूक गया। लेकिन बीजेपी के भीतर आप देखें, सम्राट चौधरी क्यों वहाँ कैंप कर रहे हैं? क्योंकि कुर्मी जाति का मतदाता पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में भी एक बिखराव की संभावना है, क्योंकि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी पिछड़ी अति पिछड़ी है, और राजद ने भी कुशवाहा को कई जगह सीट देकर उस वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतारा तो क्या भूमिहार वोट भी असर? हाँ, आप देखिए बिल्कुल सटे हुए हैं, मैंने वैशाली और हाजीपुर तो मुख्यालय है वैशाली का, तो उसका एक असर है कि अगड़ी जाति का मतदाता भी उसमें बिखराव हो सकता है। तो अगर ये रविदास माने दलितों के वोट में बिखराव हुआ, पिछड़ी अतिजा मैंने कुर्मी और कुशवाहा वोटों में बिखराव हुआ, तो चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ जाएगी। और एक तो उनके चाचा ही उनके खिलाफ खड़े हैं। मुकेश सहनी का भविष्य तय करेगा मुजफ्फरपुर। अगर वहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार जो अजय निषाद हैं वो चुनाव हार गए तो समझिए कि वो मुकेश सहनी की हार होगी। सन ऑफ मल्लाह आप हैं तो मल्लाहों का वोट कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। उधर उनके दाहिने हाथ कभी रहे डॉक्टर चौधरी, वो भी मल्लाह जाति से हैं, तो वो भी वोटों में सेंधमारी करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट की लड़ाई अब दिलचस्प बनते जा रही है, क्योंकि जहां तीसरे और चौथे चरण को लेकर राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं पांचवें चरण को लेकर भी अब काफी ज्यादा हो हल्ला मचना शुरू हो गया है। जहां छपरा की सीट पर बीते दिनों लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पर्चा भरा था, वहीं आज वहां के मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। उनके नामांकन जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। इसके अलावा आपको बताएं कि बिहार में युवा नेता के तौर पर लोकप्रिय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आज हाजीपुर से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है, और उनके नामांकन जनसभा में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ ही एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पशुपति कुमार पारस मंच पर दिखाई नहीं दिए, और उसको लेकर अब हाजीपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कयास भी लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस कौन सा गेम करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार में जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत गिर रही है, तो बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संगठन के तौर पर बीजेपी फेल होते दिखाई दे रही है। तो विस्तार से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं जो आज छपरा और हाजीपुर में नामांकन दो बड़े नेताओं का हुआ है? अब ये दोनों जगह अच्छी भीड़ थी, और चिराग पासवान के नामांकन में प्रदेश के नेता ही पहुँचे, कोई राष्ट्रीय नेता वहाँ नहीं गए। सम्राट चौधरी गए हुए थे, नित्यानंद राय भी थे, मगर छपरा के नामांकन सभा में राजीव प्रताप रूडी का जो नामांकन था उसमें राजनाथ सिंह भी आए हुए थे। तो ये एक बड़ी बात थी कि छपरा की सीट को उन लोगों ने प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है, इसलिए कि वहाँ लालू प्रसाद की बेटी वहाँ से उम्मीदवार हैं राजद की, तो इसलिए वो सीट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और हाजीपुर की सीट ये मानी जा रही है कि ये चिराग पासवान को बहुत आसानी से वहाँ जीत मिलने वाली है, मगर जो स्थितियाँ वहाँ बन रही हैं उसमें चिराग पासवान के लिए स्थिति संकटपूर्ण दिख रही है।
इसकी वजह ये है कि वो सीट रही उनके चाचा के पास, सारे कार्यकर्ता और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो सब उनके साथ जुड़े हुए थे और उनको वो अपने साथ नहीं जोड़ पाए चिराग। तो उनके पास वहाँ कार्यकर्ताओं का अभाव दिख रहा है। स्थिति ये है कि बूथ पर रखने के लिए उनको आदमी भी नहीं मिल रहे हैं। बूथ पर रखने के लिए आदमी नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहे हैं चिराग पासवान को। भले वो लोकप्रियता उनकी बहुत हो, मगर अपने जहाँ वो क्षेत्र बदल के गए, हाजीपुर से उनका कोई बहुत नाता रिश्ता था नहीं। पहले उनके पिता लड़ते रहे, फिर उनके चाचा वहाँ से गए, तो अब भाजपा ने वहाँ कमान संभाल ली है। चिराग पासवान को जिताने की पूरी कमान जो है वो भाजपा ने खुद संभाल ली है। सम्राट चौधरी वहाँ देर रात तक मीटिंग करते रहे, कहाँ कैसे तैयारी होगी। फिर नित्यानंद राय भी पूरी ताकत वहाँ लगा रहे हैं। नित्यानंद राय तो वहाँ के स्थानीय हैं, तो इसलिए वो उनकी भी ताकत लग रही है। तो इसलिए जो समस्याएं हैं वो लगता है दूर हो जाएंगी। मगर चिराग पासवान ने एक बड़ा मौका फिर चूक गए। वो ये था कि उन्होंने किसी खबरी के माध्यम से, थर्ड पर्सन के माध्यम से चाचा को, अपने यानी पशुपति पारस जी को निमंत्रण दिया कि हमारे नामांकन में चलिए, जबकि दोनों के बीच बातचीत बंद है और इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो ये कतई मुमकिन नहीं था कि किसी के कहने पर वो चले जाएं। अगर चिराग गंभीरता से चाहते थे और चाहना चाहिए था उनको कि वो चाचा के पास जाते, चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते, कहते कि सब सिकवा गिला जो हुआ भूल जाइए और चलिए हमको आशीर्वाद दीजिए, हाजीपुर हमारे साथ चलिए, और अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते, तो पशुपति पारस भी जरूर जाते। ये मुझे लगता है कि अगर वो चिराग उनके घर पहुंच जाते तो वो जरूर जाते, और पशुपति पारस वहाँ पहुँच जाते तो समा कुछ और होता। मगर वो एक सुनहरा मौका चिराग पासवान चूक गए। अब पता नहीं उनके कौन रणनीतिकार हैं, किसने ये कहा, या खुद उन्होंने अपने से तय किया कि उनके साथ नहीं जाना है। तो ये स्थिति है वहाँ। मगर जब भाजपा ने वहाँ संभाल ली है कमान, तो अब जो भी समस्याएं आएंगी वो उनको टैकल करेंगे, क्योंकि भाजपा का संगठन है वहाँ, उसके पास कार्यकर्ता भी हैं, तो वो सब संभाल लेंगे लोग। पशुपति पारस जी नहीं गए, इसका कितना नुकसान हाजीपुर में चिराग पासवान को उठाना पड़ सकता है? देखिए, पशुपति पारस निश्चित रूप से अपनी पार्टी के संगठनकर्ता थे और सबसे बड़े संगठनकर्ता, मैंने वो योजनाएं बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये सब वो करते थे और उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन हाजीपुर में समझने की बात यह है कि राजद ने जिस प्रत्याशी को दिया है वो रविदास जाति से है। वहाँ पासवानों और रविदासों की मतदाताओं की आबादी को आप देखेंगे तो लगभग बराबर बराबर है। तो वहाँ जब जब रविदास प्रत्याशी खड़ा हुआ है, रामविलास पासवान को भी हार का सामना करना पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि 1984 में राम रतन राम थे, उस समय वो रविदास थे और वो हारे, मैंने उन्होंने उनको रामविलास पासवान को हराया। 1991 में राम सुंदर दास जो रविदास से थे उन्होंने हराया, और इस बार फिर रामप्रीत जो खड़े हैं, क्षमा करें, शिवचंद्र राम जो खड़े हैं, ये भी रविदास हैं। तो रविदास, जब पासवान और रविदास माने दलितों, वो तो सुरक्षित सीट है, तो वो उसमें बंटवारा होना तय है। चिराग पासवान बाहर से आए हैं, चिराग पासवान वहाँ के लोकल नहीं हैं, माने वो कहते हैं कि पिता का उत्तराधिकार है, लेकिन वो तो जमुई छोड़ के आए और रेयर वहाँ जाते, वो रहते, पशुपति पारस वहाँ रहते रहे हैं। तो एक बात है। आप दूसरे, आप ट्रेंड को देखिए, रामविलास पासवान से जब भी अगड़ी जाति का मतदाता विमुख हुआ, रामविलास पासवान को हारना पड़ा। तो इस बार भी परिस्थितियां, माने एक तो आप देख रहे हैं कि रविदास प्रत्याशी राजद की तरफ से है, पासवानों और रविदासों के वोट में बंटवारा होगा। अगड़ी जाति का मतदाता, उसका मूड क्या है ये देखना होगा। जैसा कि ये अभी आपने कहा प्रवीण बागी जी ने कि वहाँ पर बीजेपी ने अब कमांड संभाल ली है, लेकिन बीजेपी के भीतर आप देखें सम्राट चौधरी क्यों वहाँ कैंप कर रहे हैं, क्योंकि कुर्मी जाति का मतदाता, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में भी एक बिखराव की संभावना है, क्योंकि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी पिछड़ी अति पिछड़ी है, और राजद ने भी कुशवाहा को कई जगह सीट देकर उस वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतारा, तो क्या भूमिहार वोट भी असर? हाँ, आप देखिए, बिल्कुल सटे हुए हैं, मैंने वैशाली और हाजीपुर तो मुख्यालय है वैशाली का, तो उसका एक असर है कि अगड़ी जाति का मतदाता भी उसमें बिखराव हो सकता है। तो अगर
ये रविदास माने दलितों के वोट में बिखराव हुआ, पिछड़ी नतीजा मैंने कुर्मी और कुशवाहा वोटों में बिखराव हुआ, तो चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ जाएगी। और एक तो उनके चाचा ही उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी ने जो कमान संभाली है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, माने ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगड़ी जाति का मतदाता बिखरेगा नहीं, चूँकि अभी रमा सिंह राजपूतों की तरफ से वो आ गए हैं इनके पक्ष में, तो रमा सिंह का फैक्टर वहाँ काम कर सकता है। तो शायद हवा जो बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, लेकिन चिराग पासवान अभी मुश्किल में। एक और जो बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी तरह से इस चुनाव में फेल होता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि ठीक है 24 घंटे में 22 घंटे परिश्रम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 22 घंटे परिश्रम करते हैं अमित शाह, मगर बाकी के लोग क्या करते हैं? बाकी के लोग मोदी नाम भजते हैं, इसके सिवा तो कुछ करते नहीं हैं वो लोग। और तो कार्यकर्ता भी ये देख रहा है, और कार्यकर्ता जितना पहले परिश्रम करता था बीजेपी का, अब उतना नहीं करता है। अच्छा। अब सबको उम्मीद रहते है कि कुछ खर्चा मिले तब हम काम करें, तब जाएं क्षेत्र में, गाड़ी मिले, ये मिले, वो मिले, सुविधाएं खोजते हैं वो। जब नेता सुविधाओं से लैस हैं तो कार्यकर्ता क्यों नहीं सुविधा खोजेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए वो पहले जैसी उनमें सक्रियता नहीं दिख रही है। और संगठन जब बड़ा होता है तो कई तरह के गुट बन जाते हैं, उसमें आपस में खींचतान, मनमुटाव, ये सब होने लगता है। तो वो स्वाभाविक है, वो भी हो रहा है यहाँ। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट अमित शाह ने लाया था कि जैसे मतदाता सूची है, मान लीजिए कि 10 पेज की मतदाता सूची है, तो 1 पेज का इंचार्ज एक आदमी को बना दिया। अब इस 1 पेज में जितने वोटर का नाम है सबके घर जाना है, संपर्क करना है, उनसे दोस्ती करनी है, और चुनाव के दिन उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है कि आप घर से निकलिए, वोट दीजिए। तो बिहार में वोटिंग कम हुई, दूसरे जगह भी माना जा रहा है कि अपेक्षा से कम वोटिंग हुई। तो आपका पन्ना प्रमुख कहाँ था? पन्ना प्रमुख ने कितने मतदाताओं को संपर्क किया? अब जैसे पटना का मैं कह रहा हूँ, पटना में पन्ना प्रमुख यहाँ भी बनाए गए हैं, मगर वो कहीं दिखे नहीं आज तक। किसी ने नहीं कहा कि भाजपा का कोई पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ आया और हमसे संपर्क किया और वोट देने की अपील की। तो वो भी कागज में ही रह गया। अगर पन्ना प्रमुख एक्टिव होते तो बिहार ही नहीं, देश में भी जो चुनाव का प्रतिशत कम हो रहा है, और जिसके लिए 10 तरह की बहानेबाजियां हो रही हैं कि गर्मी है तो लगन है, तो ये है, तो पन्ना प्रमुख की निष्क्रियता की वजह से ये हो रहा है। पन्ना प्रमुख सक्रिय होते तो वोटिंग परसेंट और बढ़ता। सम्राट चौधरी एग्रेसिव नेता है, ये संगठन को उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर बिहार में ऐसी परिस्थिति कैसे आ गई? संगठन को बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ये जरूर है, मगर भाषण मंच पर कर देना ये एक अलग बात है, और नीचे बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ प्लानिंग करना और उस प्लानिंग को कार्य रूप देना, ये दूसरी बात है। इसमें भाजपा का संगठन जिसके लिए जाना जाता था, भाजपा का संगठन इसी सब के लिए जाना जाता था, वो उसमें अब शिथिलता दिख रही है, जिसका परिणाम हो रहा है कि वोटिंग रेशियो गिर रहा है। बिहार में देखिए, बिहार में 2 कारण हैं बीजेपी के संगठन के भीतर। एक तो सम्राट चौधरी की माने उनके अध्यक्ष के रूप में स्वीकारोक्ति सीनियर लीडर्स में नहीं है, नहीं है। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स इस बात से नाराज रहे शुरू से ही कि एक बहुत माने एक तो दूसरी पार्टी से ही आए थे और बहुत जूनियर व्यक्ति को माने अध्यक्ष बना दिया गया। ऊपर से ये प्रेशर था कि आप इसका सम्मान करिए, इनका सम्मान करिए। आने राधा मोहन सिंह और भी कद्दावर नेता। दूसरी, संगठन के सबसे माहिर खिलाड़ी सुशील मोदी सीन से बाहर है। बिल्कुल। सुशील मोदी बीमार हैं और माने वो नहीं है। सुशील मोदी इन चीज़ों को बारीकी से समझते थे और एक एक जगह पर माने बूथ लेवल पर उनकी अपनी पकड़ थी। सुशील मोदी बाहर है। सम्राट चौधरी ऊपर ऊपर माने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को आप सुने तो हर जगह वो कह रहे हैं कि मेरा संदेश घर घर पहुंचाइए, मेरा सलाम वहां तक ले जाइए। संदेश यही है कि पन्ना प्रमुख ये काम करें, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को जिसको भुनाना था,
राम मंदिर का अक्षत जब आया, क्या सबके घर पर पहुंच गया? नहीं पहुंचा। माने वो जो वो लेवल, पंचायत लेवल के जो हैं वर्कर, वो नहीं गए, माने लोगों से नहीं मिला। ये बहुत बड़ा मौका था कि हर घर में अक्षत पहुंच जाता, निमंत्रण पहुंच जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका कारण यही है कि हवाई नेतागिरी ज़्यादा हुई है और ज़मीन पर काम तो कम। चुनाव में खमियाजा भी इसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल खमियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। निश्चित रूप से बिहार में भी उसका असर देखने को मिलेगा और पिछले 2 चुनावों में ये देखा जा चुका है कि माने मतदाता बूथ पर नहीं पहुंचा। एक एक बूथ से मतदाताओं को ले जाना, आपका वोट है, वो लोग आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनको निकाल के ले जाना, बूथ पर पंक्ति में खड़ा करा देना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वही बीजेपी वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही। वो फेल होते नजर आ रही है। देखिए, इसके अलावा भी हम चर्चा कर ले तो आज बिहार दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे। उन्होंने एक तरफ अररिया में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी वो पहुंचे और वहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की। तो मुजफ्फरपुर की हवा क्या है इस बार, क्योंकि टिकट काट कर दूसरे को टिकट दिया गया और जिसका टिकट काटा गया वो विरोधी पक्ष से खड़ा हो गया। देखिए, मुजफ्फरपुर की लड़ाई बड़े रोचक हो गई है। रोचक इसलिए हो गई है कि दोनों उम्मीदवार पिछले चुनाव में भी थे। अजय निषाद जो बीजेपी से जीत करके गए थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव राजभूषण निषाद। तो राजभूषण निषाद महागठबंधन के उम्मीदवार थे और लगभग 5 लाख वोट से वो हारे थे। तो इस बार राजभूषण निषाद जो 5 लाख वोट से हारे, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो सिटिंग सांसद है अजय निषाद, वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो पाला बदल करके खिलाड़ी वही हैं, सिर्फ पाला उनका बदल गया है। अब इसमें यह है कि दोनों को भीतर घात का खतरा है। जो उसको कंट्रोल कर लेगा, जीत उसी की होगी। अजय निषाद बाहरी हैं महागठबंधन के लिए। महागठबंधन में कई दावेदार थे सीट के लिए कांग्रेस से, तो उन लोगों को टिकट नहीं मिला। ये आए, कल आए और परसों टिकट ले गए। तो इससे नाराज़गी है और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये जीत गए तो फिर आगे का भी रास्ता हमारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक ग्रुप उनको हराने में लगा हुआ है, वो सहयोग नहीं कर रहा है महागठबंधन में। और ठीक वही स्थिति उधर भी है, भाजपा के साथ भी है। राजभूषण निषाद जो हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं, भले आदमी हैं, मगर वो विदेशी हैं। विदेशी यानी बाहरी हैं मुजफ्फरपुर के लिए। बाहरी तो अजय निषाद भी हैं, ये रहने वाले हाजीपुर के हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो ये चौधरी जी करते थे रोसड़ा में प्रैक्टिस, मगर मुजफ्फरपुर आना जाना लगा रहता था। मुजफ्फरपुर के बगल में कहीं उनकी ससुराल है, तो वो उस इलाके के दामाद कहे जा सकते हैं। तो दामाद साहब वहाँ से उम्मीदवार हो गए और वो एक तरह से राजभूषण चौधरी जो हैं, वो मुकेश सहनी के रूप में पहचान दिलाने वाले हैं, बैकबोन थे उस पार्टी के। तो भाजपा ने एक तीर से 2 शिकार किया। एक तो निषाद को हटा के निषाद को टिकट दे दिया वहाँ, और दूसरे की राजमोहन चौधरी को ये बना के, राजभूषण चौधरी को इनकी पर कतर दिया मुकेश सहनी के। तो अब ये राजभूषण चौधरी को भाजपा के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जदयू के लोग भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे में अब कितना ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं, डैमेज कंट्रोल। हालांकि भाजपा के जो सुरेश शर्मा हैं, जो अभी नगर विकास मंत्री रहे और खुद अपना चुनाव हार गए थे नगर विकास मंत्री रहते हुए, इसलिए कि नगर विकास मंत्री रहते हुए भी बरसात में मुजफ्फरपुर डूब गया। हर साल डूबता है। आज़ादी के 75 साल हो गए और तरह तरह के समारोह हुए 75वें वर्ष पर, मगर मुजफ्फरपुर आज भी बारिश में डूब जाता है। आधा शहर लगभग डूबा रहता है। तो सांसदों का जो दावा रहता है वो कोरा हवाई है। अब अभी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जब मोदी खुद गारंटी ले रहे हैं, तो मोदी को ये भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर जो लोग जीत के आ रहे हैं, वो जनता की समस्याओं के प्रति कितना कर्मठ हैं और कितना समाधान कर रहे हैं। ये अजय निषाद नहीं कर रहे थे। उनके खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश था वहाँ, इसलिए उनका टिकट कटा। मगर टिकट कटा तो शहीदी मुद्रा में आ गए, तो फिर लोगों की सहानुभूति हो गई कि ओह,
बेचारा बेरोजगार हो गया तो अब बेरोजगार को फिर से नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो जनता तय करेगी। मगर अभी बहुत कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच, कुछ भी हो सकता है, चित भी हो सकता है, पट भी हो सकता है। दोनों उम्मीदवार जीत की रेस में आगे हैं। और भीड़ के मामले में कहिए तो अजय निषाद के नामांकन में ज़्यादा भीड़ थी। और इनके जो निषाद साहब हैं, राजभूषण चौधरी निषाद डॉक्टर साहब, इनमें कम भीड़ थी। कह रहे हैं लोग कि आधी कुर्सियां खाली रह गई जो सभा होनी थी नामांकन के बाद उसमें। तो अब भाजपा के लोग सतर्क हैं, लगे हुए हैं वहाँ कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। और उसमें इनको सक्रिय किया गया है शर्मा जी को। अच्छा। हाँ, तो अब शर्मा जी कैसे वहाँ मैनेज कर पाते हैं। वो पुराने नेता हैं भाजपा के वहाँ, और मुजफ्फरपुर में अच्छी पैठ है, पकड़ है भूमिहार समाज में, तो वो अब संभालेंगे उसको। आप कैसे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की लड़ाई, जो दो निषादों की लड़ाई है? देखिए, मुजफ्फरपुर में निषादों की लड़ाई ही होनी थी। माने मुजफ्फरपुर में निषाद वोटर जो है मल्लाह और ये वो निर्णायक हैं। लेकिन वहाँ भी बात यही है कि जब ये जो मल्लाह वोटर है उसमें बिखराव हुआ तो अगड़ी जाति का वोटर निर्णायक हो जाता है, माने वो गेम चेंजर हो जाता है। तो मुजफ्फरपुर में अगड़ी जाति के वोटर गेम चेंजर होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की स्थिति एक ही है कि आखिरकार भाई ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, चलो मोदी को जिताना है। माने वहाँ सवाल ये है कि मोदी को जिताना है, प्रत्याशी कोई भी हो। आप सोच सकते हैं कि देश के सबसे ताकतवर नेता माने जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर के सांसद रहे और कई बार रहे। मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बना देंगे, ये जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था। और वो मिनी माने कोई देहात भी नहीं बन सका मुजफ्फरपुर सबसे कंजस्टेड, सबसे जमाव, ये माने जाम वाला शहर और जल जमाव माने नरक की स्थिति हो जाती है। मुजफ्फरपुर वैसा शहर है। तो मुजफ्फरपुर को किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं दिया। एक फैक्टर वोट के समय विजेंद्र चौधरी भी होंगे, वहाँ के लोकल हैं, ताकतवर नेता हैं, विधायक और वैश्य वोटरों की उनकी पकड़ है। विजेंद्र चौधरी जिसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे वो पक्ष थोड़ा भारी हो जाएगा। वो तो है महागठबंधन। हाँ, तो वो उसमें है। तो आप हाँ, टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो अब उनका क्या रोल होगा ये देखने वाली बात है। तो हमारा ये कहना है कि मुजफ्फरपुर में आखिरकार यही होगा कि नरेंद्र मोदी को जिताना है, तो सभी सीट पे वही है। वही लगभग स्थिति है कि ये लोकल मुद्दों की लड़ाई नहीं है और इसमें देश की लड़ाई है, इसलिए मोदी को जिता दो। लेकिन जो प्रत्याशी हैं ये वहाँ के लिए नए, हालांकि कैप्टन जय नारायण निषाद भी नए थे, वो भी आके वहाँ पर सांसद बने, उनके बेटे वहाँ से सांसद बने। लेकिन अच्छा, जॉर्ज फर्नांडिस भी बाहर से आए थे। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जो आया बाहर से लोग आए और सांसद बन के चले गए, लोगों ने इस उम्मीद में कि हमारा शहर मिनी मुंबई बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। और आज फिर उसी दुख के साथ लोग खड़े हैं, कैसे जाने दो, इस बार भी इसी को दे दो, तो उसी से वो निकल जाएंगे, नहीं तो मुश्किल उनके है। कहा जाता है कि मल्लाहों की अच्छी खासी आबादी और निर्णायक वोटर होते हैं। अभी तो जो सन ऑफ मल्लाह है वो काफ़ी गर्म है, काफ़ी गुस्से में है, उनकी सुरक्षा छीन ली गई। अब तो घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, मुजफ्फरपुर को घर बताते हैं। तो मुजफ्फरपुर में कितना प्रभाव छोड़ेंगे? क्या सिंपैथी वोट भी महागठबंधन को मिल जाएगा उनकी वजह से? इसी का टेस्ट होना है मुजफ्फरपुर में। भाजपा और कांग्रेस तो लड़ ही रही है, उन लोगों की तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मुकेश सहनी का भविष्य तय करेगा मुजफ्फरपुर। अगर वहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार जो अजय निषाद हैं वो चुनाव हार गए तो समझिए कि वो मुकेश सहनी की हार होगी। अच्छा। क्योंकि मुकेश सहनी कहते हैं कि मल्लाहों के हम एक छत्र नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सन ऑफ मल्लाह खुद को वो कहते हैं। तो सन ऑफ मल्लाह आप हैं तो मल्लाहों का वोट कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। उधर उनके दाहिने हाथ कभी रहे डॉक्टर चौधरी, वो भी मल्लाह जाति से हैं, तो वो भी वोटों में सेंधमारी करेंगे। अब ज़्यादा वोट कौन ले जाता है उस पर जीत निर्भर करती है, और फिर जो बाकी के वोट हैं वो कैसे होते हैं। तो ये मुकेश सहनी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है मुजफ्फरपुर। अच्छा। हाँ, तो देखिए, बहुत बड़ा टास्क है मुजफ्फरपुर मुकेश सहनी के लिए। अभी मुकेश सहनी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं क्योंकि उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने वापस ले ली है और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा
गुस्से में हैं और केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक विवादित बयान उनके तरफ से आया था और उसके बाद ही ये सारा खेल हुआ। लेकिन बिहार की राजनीति में 40 सीटों की लड़ाई में 9 सीटों पर तो लड़ाई खत्म हो चुकी है, चुनाव हो चुके हैं। बाकी के 31 सीटों पर लड़ाई जारी है। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी और इस 5 सीट के लिए तो प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कई सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और उसी के तहत आज छपरा में राजीव प्रताप रूडी ने, मौजूदा सांसद ने, अपना नामांकन पर्चा भरा और वहां पर एक बड़ी भीड़ जुटाकर लालू प्रसाद यादव को ताकत दिखाने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर में चिराग पासवान ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया, लेकिन मौजूदा सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस उनके नामांकन में नहीं पहुंचे। अब ये कितना फायदा कितना नुकसान छोड़ेगा चिराग पासवान के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।